जेडबल मेंस 2027 में अगर तुमको ऐसा लगता है कि अभी एक साल बचा है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अब एक साल नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ बचे हैं 7 महीने। जी हाँ, मई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और अगर मैं जून से भी देखूं तो जून टू जनवरी आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 महीने बचते हैं। अब इन 7 महीनों के अंदर तुमको 11th क्लास का ऑब्वियसली बैकलॉग भी कवर करना होगा, और साथ में क्लास 12 को भी अपना तैयार करते हुए चलना है, और जनवरी अटेम्प्ट को अपना आपको फाइनल अटेम्प्ट मानना है। क्यों? क्योंकि एक स्टडी और डेटा के अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि 70% वही बच्चे आईआईटी पहुंच पाते हैं जो जनवरी अटेम्प्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर अगर मैं अच्छे से तैयारी करूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों आप नहीं कर पाओगे। उसके पीछे का रीजन आप ये जरा समझो। मेन चीज तो ये कि आपका जो सिलेबस है ना, चाहे क्लास 11th हो या चाहे क्लास 12th हो, आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास बचते हैं 5 महीने। और फिर अब नवंबर से जनवरी की अगर मैं बात करूं, तो तुम्हारे पास नवंबर एंड दिसंबर 2 महीने हैं। तो इन 2 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अगर कोई बच्चा जो अभी स्कूल जा रहा है, तो भाई उसके प्री बोर्ड के एग्जाम होंगे क्लास 12th में अगर वो है, साथ में उसको जेडब्ल्यू का रिवीजन करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। और इन दोनों चीजों को मैनेज करने के लिए तुम्हारे पास यहाँ पर 2 महीने होने चाहिए, तभी आप जनवरी अटेम्प्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जनवरी अटेम्प्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो फिर आपका जनवरी के बाद बच्चों फेब के अंदर क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम हो जाएंगे। तो आप पूरी की पूरी तैयारी बोर्ड के लिए करोगे, क्योंकि अगर 75% क्राइटेरिया अचीव नहीं हुआ, तो ना तो एनआईटी मिलेगा, ना ट्रिपल आईटी मिलेगा, आईआईटी तो बहुत दूर की बात है फिलहाल। तो फेब तुम्हारा महीना उसमें चला जाएगा, और तुम्हारे लगभग मार्च से तुम्हारे पास ऐसा मंथ होगा जिसके अंदर भी तुम्हारे पास पूरा 30 दिन नहीं, मुश्किल से 25 दिन के आसपास होते हैं बच्चे के पास अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब सोच के देखो कि अगर तुम 25 दिन के अंदर अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म कर लेते, तो क्या तुम इधर ही नहीं कर लेते? और बाकी का कंपटीशन अगर हम देखें, तो अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर ज्यादातर बच्चे प्रिपेयर्ड होते हैं, सबका सिलेबस कंप्लीट होता है, तो हर साल ये देखा जाता है अप्रैल में कट ऑफ थोड़ी ज्यादा ही जाती है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका जो फाइनल अटेम्प्ट है ना, वो जनवरी अटेम्प्ट होना चाहिए। अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आज हम बात करने वाले हैं भैया ऑल इंडिया रैंकर जो 100 में आते हैं बच्चे, वो क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं। अब वो मैटर नहीं करता, दोनों के लिए ही मैं बताने वाला हूं, चाहे भाई आप स्कूल गोइंग और कोचिंग जाने वाले बच्चे हो, या फिर आप डमी स्कूल और कोचिंग वाले बच्चे हो। आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, सारी की सारी बातें इस सेशन के अंदर होने वाली है। तो फटाफट जरा ध्यान से सुनते हैं। पहले तो यार मैं जानना चाहूंगा आप सभी बच्चों से, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप वाकई में 2027 में फोड़ना चाहते हो? मैं आपकी कमेंट देखना चाहूंगा कि हाँ सर, मैं जेडब्ल्यू 2027 फोड़ना चाहता हूं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो भाई पहली चीज तो ये है, अगर तुम वाकई में सीरियस हो, तो तुमको यार मेहनत आज ही से करनी पड़ेगी शुरू, है ना, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब क्या करना है, सारी की सारी बातें मैं आपको बता दूं। फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी और गाइडेंस वाली वीडियो तुम तक पहुंचते रहेंगी, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जेडब्ल्यू के रिलेटेड आने वाली इस चैनल के ऊपर, तो मिस हो जाएगी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा। अब सबसे पहली बात, टाइम टेबल तो हम बात करेंगे, लेकिन आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अरे जो टारगेट होगा उसी के हिसाब से फिर तो तुम पढ़ोगे। टाइम टेबल तो तुमने बना लिया, टारगेट क्या है, नंबर कितने स्कोर करने हैं, कितने पर मुझे जेडब्ल्यू एडवांस के लिए मैं क्वालिफाई करूंगा, अगर ये बातें नहीं मालूम, तो टाइम टेबल बनाकर भी कोई फायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात, आप यहां पर जेडब्ल्यू मेंस का पहले एनालिसिस देख लेते हैं। हर साल अगर आप देखो, जैसे मैं 2025 की बात करता हूं, 26 की बात करता हूं, जेडब्ल्यू मेंस में आपकी मिनिमम भैया 93 परसेंटाइल तो आनी ही चाहिए। क्योंकि अगर नहीं आएगी, तो तुम्हारा आईआईटी का सपना सिर्फ और सिर्फ सपना ही रह जाएगा, सपने में ही देख पाओगे आईआईटी को, हकीकत में जिंदगी में कभी देख नहीं पाओगे। क्योंकि 93 परसेंटाइल नहीं आए तो आप जेडब्ल्यू एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं करोगे। आप यहां पर देखिए, 2025 में भी 93 था, 24 में भी, और 2026 में भी 93 परसेंटाइल था फॉर जनरल, और बाकी अदर कैटेगरीज के लिए भी आप देख सकते हैं। अब अगर 93 परसेंटाइल भी तुमको चाहिए, तो तुमको एम करना है लगभग, अगर मैं 2025 के हिसाब से देखूं, तो 85 से 133 मार्क्स। सेम ऐसे 2026 के हिसाब से भी देखो, तो अगेन हमारा 88 से 125 के आसपास पास। मतलब आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि अगर मैं जेडब्ल्यू एडवांस क्वालिफाई करूं, तो मेरा स्कोर ऑलमोस्ट 140 से 150 के अराउंड आना चाहिए। अब ये तो हो गई एडवांस के लिए बात। अगर मैं बात करता हूं कि भाई आपको अच्छा एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी वगैरह जाना है, तो आपका जो स्कोर है ऑलमोस्ट भाई, आपकी जो परसेंटाइल है वो 98 या 99 के अराउंड अगर होगी, तो काफी इजी होगा। भले अगर आईटी नहीं भी पहुंचोगे, तो बहुत अच्छा एनआईटी तो तुमको यार मिल ही जाएगा। तो उसके लिए तुम्हारा स्कोर टारगेट ये लेकर चलो कि आपका स्कोर ऑलमोस्ट 180 के अराउंड होना चाहिए। अब वो कैसे हो पाएगा, आइए मैं तुमको बताता हूं। तो भाई सबसे पहले बात, तुमको ये जेडब्ल्यू का एग्जाम क्रैक करना है, और एक ही बार में करना है, पहली बार में करना है। और पहली बार में क्यों करना जरूरी है, वो मैं आपको बता दिया, है ना।
तो मतलब जेडब्ल्यू 2027 अगर जनवरी अटेम्प्ट की मैं बात करूं, अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट देखो अच्छा चला गया, मान लो तुम में से कोई भी बच्चा अगर है और जो कि इजीली मतलब 98 या 99 परसेंटाइल भी लाने के लिए मैंने क्या बताया कि आपका स्कोर अगर 180 का राउंड भी है आउट ऑफ 300, अगर तुम्हारा स्कोर 180 का राउंड भी है तो तुम्हारी इजिली 99 परसेंटाइल आ गई। अब अगर ये आ गई ना तो तुमको टॉप के एनआईटी के अंदर कोई ठीक ठाक मिडिल ब्रांच तो मिल ही जाएगी, और अगर 99 परसेंटाइल है तो टियर 2 एनआईटी के अंदर तो तुमको सीएससी ब्रांच में मिल जाएगी। तो पहले तो दिमाग से सारा खौफ उतर जाएगा कि यार मुझे कोई अच्छा कॉलेज मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तुम्हारे अंदर सोचो कॉन्फिडेंस किस लेवल का होगा। फिर जनवरी में अगर अच्छा परफॉर्म कर पाए तो फिर जनवरी के बाद तुम्हारे पास 3 महीने होंगे एडवांस के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अगर जनवरी में अच्छा नहीं हुआ तो अप्रैल में तुम तैयारी करोगे जेडब्ल्यू मेंस की, और फिर एडवांस के लिए प्रिपरेशन करने के लिए 1 ही महीना होगा। मतलब आईआईटी तो भूल ही जाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? तो अगर जनवरी में तुमने अच्छा कर दिया तो टॉप एनआईटी तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा। बोर्ड में तुम अच्छे से फोकस कर पाओगे तो बोर्ड में भी तुम्हारी अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, और साथ ही साथ जेडब्ल्यू एडवांस की भी तुम तैयारी कर पाओगे। डेट्स वाई आपको जनवरी पर फोकस करना है। ये देखो मैंने सीएससी और लास्ट ब्रांच दोनों ब्रांच के लिए मैंने यहाँ पर तुमको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिए। अगर टीयर 1 सीएससी का मतलब टीयर 1 एनआईटी में जाइए जाना है, जैसे कि एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल है ना, एसएससी में अगर तुमको जाना है तो तुम्हारा स्कोर ऑलमोस्ट 200 के आसपास तो होना चाहिए सीएससी ब्रांच के लिए। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि अगर तुम्हारा 180 का राउंड भी आ जाता है तो इजीली तुमको मिल जाएगी सीएससी ब्रांच टीयर 2 में। ठीक है, लास्ट ब्रांच तो तुमको भैया आराम से टीयर 1 एनआईटी के अंदर भी मिल जाएगी अगर तुम इतने स्कोर ले आते हो। सेम ऐसे अगर मैं ट्रिपल आईटीज की भी मैं बात कर लूं तो वहां पर भी तुम्हारे यही है। तो तुम्हारे दिमाग में एक्सपेक्टेड स्कोर ये होना चाहिए कि 180 से 250 का राउंड स्कोर करना है हर एक बच्चा। और मैं बता रहा हूं 7 महीने में इतना किया जा सकता है अगर टाइम टेबल को सही तरीके से तुम बना लो और फॉलो कर लो। ठीक है, ये 2027 एस्पिरेंट, सॉरी 26 की बात नहीं हो रही है। अब पहले तो मुझे एक बात ये बताओ कि क्या आपकी 11th क्लास किस लेवल पर है, आप किस कैटेगरी में लाइक करते हो? सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप ए वाली कैटेगरी में है या फिर बी वाली में। ए वाली में वो कि सर 11th क्लास पूरी बर्बाद हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, और बी वाली में वो कि सर 11th क्लास बहुत शानदार हो चुकी है, कोई बैकलॉग नहीं है, बढ़िया है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। बताइएगा। तो अगर तुम वो बच्चे हो कि भैया जिसके 11th क्लास में अभी बैकलॉग है, तो अब वो बैकलॉग जो है या फिर 11th क्लास बेकार है, तो वो क्यों बेकार है? क्या वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से बेकार है, ये बताइए मुझे। क्या वो प्रैक्टिस नहीं करी आपने, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इसलिए बेकार है, या फिर आपने बहुत सारे टॉपिक्स ही छोड़ रखे हैं? अब इन फिलहाल अगर तीनों में से कोई भी एक चीज है तो तुम्हारी 11th क्लास बेकार ही रहेगी और वो सुधर नहीं पाई तो ओवरऑल तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज तो तुमको 11th क्लास का बैकलॉग ही कवर करना है 12 के साथ साथ। उसके लिए आप क्या करोगे, डेली आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना भाई 11th क्लास के लिए। ऐसा नहीं का पता चला कि तुमने पूरे दिन में 11th क्लास का बैकलॉग ही कवर करा, पता चला अभी 12th क्लास में तुम्हारा बैकलॉग बन गया। ऐसा नहीं करना। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम दिन के अंदर 2 ही घंटे देने बैकलॉग क्लियरिंग के लिए। अदरवाइज आप सैटरडे या फिर संडेज को अपना यूटिलाइज करेंगे बैकलॉग कवर करने के लिए। बैकलॉग कवर करने का मैं तुमको सिंपल से एक मात्र तरीका बता देता हूं। कोई अगर मान लो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारा बैकलॉग में है, मान लेते हैं कि भाई तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन जो है फिजिक्स के अंदर एक चैप्टर है, वो तुम्हारा पूरा बैकलॉग में तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, तुम बिल्कुल जीरो पर हो, तो बेस्ट तरीका उसका बैकलॉग कवर करने का पता क्या है? आप 4 से 5 घंटे का कोई भी अच्छे टीचर का यूट्यूब पर पढ़ा हुआ होगा, आप उसका वन शॉट लगा लो। ठीक है, मेरा लगा लो, मेरा पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर तुम मुझे अच्छा टीचर मानते हो तो फिलहाल 4 से 5 घंटे का वन शॉट आप लगा लो। वो लगाने के बाद फिर आप उस चैप्टर के ऑलमोस्ट 150 के अराउंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और अगर आप मतलब थोड़ा सा वीक है फिजिक्स के अंदर तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लगभग 50 क्वेश्चन आप पहले करो बेसिक लेवल के, समझ रहे हो, और बाकी के 100 क्वेश्चन करो आप जेडब्ल्यू मींस पीवाईक्यू लेवल। इतना अगर कर लिया तो मैं आपसे बता रहा हूं, और ये करने के लिए तुमको कितना टाइम लगेगा, और 4-5 घंटे, मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 8 से 9 घंटे के अंदर यू कैन इजिली कवर पूरा का पूरा एक चैप्टर। बस इतना करना है। तो जितने भी चैप्टर बैकलॉग में है, बस इस तरीके से अगर तुम करोगे तो बैकलॉग बहुत इजिली क्लियर हो जाएगा। और कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो तुम्हारे बैकलॉग में नहीं रहने चाहिए, जिनको तुम छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ दिया तो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि वो हाई वेटेज चैप्टर हैं और वो ऐसे 11th क्लास के चैप्टर हैं जिनका कहीं ना कहीं यूज 12th में होता ही है, तो 12 भी बर्बाद हो जाएगी। तो ये सारे के सारे जितने भी ब्लू कलर से मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, ये वो सारे चैप्टर हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करने। फिजिक्स के अंदर ये देख लो सारे चैप्टर है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ये सारे हाई वेटेज भी हैं, बहुत सवाल आते हैं जेडब्ल्यू में इसमें, और 12 से कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ऐसे केमिस्ट्री के अंदर तुम देख लो
सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना, पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। ऐसे मैथ्स में तुम्हारे सेट्स, रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, परम्यूटेशन, बायनोमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज, कोनिक, इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री एंड लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की हम बात कर लेते हैं। अब मुद्दे की बात पर आते हैं कि टाइम टेबल क्या है ना। तो टाइम टेबल तुम्हारा अगर जेडबल में तुम्हारे 99 परसेंटाइल लेकर आनी है तो तुमको एक टाइम टेबल है, एक बच्चे का बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था यार ये टाइम टेबल, ये तुमको फॉलो करना चाहिए। आई होप शायद तुमको दिख पा रहा होगा या नहीं दिख पा रहा होगा, ये थोड़ा पुराना है, 1-2 साल पुरानी बात है। एक 17 साल के बच्चे ने, है ना, जो जेडबल एस्पिरेंट है, उसने एक टाइम टेबल शेयर करा था ऑनलाइन और ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था भाई साहब उस टाइम पर, क्योंकि उसने इस पूरे के पूरे टाइम टेबल में सिर्फ अपने सोने के लिए 4.5 घंटे का ही समय निकाला था। मतलब 12 से देख रहे हो, 12 से लेकर 4.5 तक सिर्फ उसने स्लीप का टाइम निकाला है, बाकी हर टाइम पर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई ही कर रहा है। तो ये टाइम टेबल, ऐसा टाइम टेबल कुछ बच्चे बना लेते हैं जिसको वो मुश्किल से 1 या 2 दिन ही फॉलो कर पाते हैं, और 1 या 2 दिन भी ज्यादा कह रहा हूं, फॉलो ही नहीं कर पाते, जोश जोश में आके बना लेते हैं। तो भाई आप ऐसा मत बनिएगा, ऐसा टाइम टेबल करके आप अपनी सेहत ही खराब करोगे। अगर बाय चांस फॉलो कर भी लिया, पहले तो कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। इस टाइम टेबल के ऊपर एक जो ऑलरेडी आईआईटी जेडबल का टॉपर था ना, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी, तो उसने जब इस टाइम टेबल को देखा ना, पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया, उसने कहा कि भाई जितना इसने लिखा है ना पढ़ने के लिए, मैं उसका आधा ही पढ़ पाता था, तो भी मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ऐसा नहीं है कि तुमको 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है। क्या कैसे करना है मैं तुमको बता देता हूं, है ना। तो भाई टॉपर्स को टॉपर्स क्या बनाता है, प्रॉपर टाइम टेबल। देखो आपको लग रहा है कि आप टाइम को मैनेज करोगे, नहीं भाई साहब, 24 घंटे जैसे होते हैं वैसे ही रहेंगे। आपको टाइम को मैनेज नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, आपको अपने आप को मैनेज करना है, आपको खुद को मैनेज करना है। हर इंसान के पास भाई, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कामयाब हो या ना कामयाब हो, हर इंसान के पास दिन में 24 ही घंटे होते हैं। उसी 24 घंटे में कोई एलोन मस्क बन गया है और कोई भाई साहब कर्जे के अंदर डूब चुका है। समझ पा रहे हो। तो सारे का सारा खेल आप खुद को कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हो उसका है। तो आइए बात करते हैं, सबसे पहले ये वो टाइम टेबल है जो आपको फॉलो करना है। ये उस बच्चे के लिए जो भैया स्कूल भी जाता है और कोचिंग भी जाता है। अब मैं टाइम टेबल ऐसा नहीं बनाऊंगा भाई तुमको है ना, इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर तुम ब्रेकफास्ट करोगे, इस टाइम पर जाके पॉटी करनी है, ये सारी बातें मैं तुमको नहीं बताऊंगा ना। मैं तुमको स्लॉट्स बताऊंगा, क्योंकि ऑल इंडिया रैंकर्स जो टाइम टेबल बनाते हैं वो स्लॉट्स के हिसाब से बनाते हैं, किन किन स्लॉट्स के अंदर तुमको पढ़ाई करनी है। तो देखो स्कूल जाने वाला बच्चा अगर कहता है ना सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता 2 घंटे का भी, मैं तुमको बताता हूँ कि तुमको कैसे पढ़ाई करनी है। पहली चीज तो तुम सुबह को जल्दी उठो। अब अगर तुम सुबह में मान लो 6 बजे उठ जाते हो और तुम वो बच्चे हो जो स्कूल जाता है, तो स्कूल मान लो तुम्हारा 8 से 2 बजे का है ना, ऑलमोस्ट 6 घंटे का आसपास का तुम्हारा स्कूल है। तो अगर तुम सुबह 6 बजे उठ गए तो 6:30 से 7:30 ये वो समय है तुम्हारे पास 1 घंटे का, जिसमें तुम अच्छा सा रिवीजन कर सकते हो कल जो पढ़ा था। मतलब आप प्रीवियस डे का रिवीजन करने के लिए आप ये सुबह का स्लॉट रखोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। कल की सारी बातें रिवाइज रहेंगी, सुबह में दिमाग अच्छे लेवल पर होता है हमारा। फिर तुम स्कूल जाओगे तो देखो पहली बात तो ये, स्कूल के 6 घंटे के अंदर 6 के 6 घंटे पढ़ाई नहीं होती, कोई ना कोई तुम्हारा फ्री पीरियड होगा, गेम्स का पीरियड होगा, कहीं टीचर नहीं आएगा, तो उस टाइम को तुम बर्बाद नहीं करो। स्कूल में भी कोई ना कोई ऐसा पीरियड तुम्हारा निकल कर आ ही जाएगा कि तुम आधा घंटा 1 घंटा वहां पर भी रह के पढ़ाई कर सकते हो। लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओ, मैं पर्सनली ऐसा करता था, लाइब्रेरी में जाके बैठ गया अगर टीचर नहीं आया और वहां पर बैठ के पढ़ाई कर ली। क्यों भैया हंसी मजाक में घूमने घामने में टाइम खराब कर रहे हो, तो वहां से फिलहाल तुमको टाइम निकालना है। फिर वही बात जैसा मैंने बताया कि टाइम को मैनेज करना है। अब अगर मान लो तुम फिर स्कूल के बाद कोचिंग जाते हो, अब कोचिंग भी तुम्हारी 3-4 घंटे की है, तो मान लो फिर 2 से 6:30 या 7 बजे तक तुम कोचिंग गए, तो कोचिंग को भी आप सीरियसली फॉलो करो। मैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं ये देखता हूं कि बच्चे स्कूल भी जा रहा है, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ रहा, कोचिंग जा रहा है, कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ रहा, घर पे आके फिर वो यूट्यूब से वन शॉट देख रहा है। अरे भाई साहब जब तुम स्कूल में जा रहे हो वहां पर इतना 6 घंटे तुमने लगा दिए, तो उसको यूटिलाइज तो करो। कोचिंग अगर तुम जा रहे हो तो कोचिंग में जो तुमको टीचर पढ़ा रहा है, अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहा तो फिर तुम जा क्यों रहे हो पहली बात, और अगर अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर तुमको यूट्यूब पर वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है। आप उसी को उससे बेस्ट अपना आउटपुट निकालिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो बचा हुआ टाइम होगा ना, फिर वो आप सेल्फ स्टडी में दे पाओगे। अगर नया टॉपिक पढ़ने के लिए जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ने के लिए भी तुम अलग से घर में आके पढ़ रहे हो, तो तुम कितने भी घंटे निकाल लो, तुम्हारा टाइम हमेशा इंसफिशिएंट ही रहेगा तुम्हारे लिए। अब ये आता है तुम्हारा पहला स्टडी का स्लॉट। 7 बजे से मान लो तुमने पढ़ना शुरू करा, तो 2-2 घंटे का स्लॉट बना लो। 7 से 9 पढ़ाई करो और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अपना डिनर वगैरह कर लो, 9:30 से 11:30 तुम पढ़ाई कर लो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से अगर तुमने 2-2 घंटे का स्लॉट बना लिया रात में, 4 घंटा ये हो गया, 1 घंटा तुम्हारा सुबह हो गया, तो 5 घंटे तुमने सेल्फ स्टडी नहीं कर ली। और बाकी स्कूल से जो तुमने टाइम निकाला वो तुम्हारा अलग प्लस पॉइंट है। सैटरडे संडे तुम्हारी कोचिंग नहीं होती, वहां पर टाइम बचा, वो अलग प्लस पॉइंट है। तो मैं
आपको ये बात दिखाना चाह रहा हूं कि स्कूल प्लस कोचिंग जाने वाला बच्चा भी इजिली 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी कर सकता है। समझ रहे हो? इजिली 4 से 5 घंटे की, तो वो आप कर लो। और मैं बता रहा हूं जितना भी आपको सिलेबस कवर करना है उतना करने के लिए इतना समय आपके पास स्टिल मोर देन सफिशिएंट, आप कर सकते हो। अब ये तो बात हो गई स्कूल प्लस कोचिंग वाले की। अब अगर कोई बच्चा जो मान लो डमी स्कूल वाला है, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग ही जाता है, मैंने एक बात देखिए, एक फैक्ट मैं तुमको बता रहा हूं, जो बच्चे स्कूल और कोचिंग जाते हैं जिनके पास सेल्फ स्टडी करने का समय भी बहुत कम होता है, देखा गया है वो जेडबलई में अच्छा स्कोर कर लेते हैं एज कंपेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो स्कूल नहीं जाते, डमी स्कूल वाले होते हैं, समय ज्यादा होता है, सिर्फ कोचिंग जाते हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि डमी स्कूल वाले बच्चों को लगता है कि हमारे पास तो समय ही समय है, तो वो भैया मूवी भी देखता है, वो सारे गेम भी खेलता है, वो सुबह को देर से भी उठता है, और उसको लगता है कि क्योंकि मेरे पास तो समय है ना, डमी स्कूल मैंने इसलिए ही तो ज्वाइन करा था, ताकि मैं ये सारी चीजें कर पाऊं। ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन होता है। समझ रहे हो? फिलहाल करने वाला देखो कहीं से भी कर लेगा, स्कूल जाने वाला भी और स्कूल ना जाने वाला भी। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं क्या रीजन होता है कि स्कूल ना जाने वाला बच्चा और बेकार परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको लगता है उसके पास समय नहीं। भाई साहब, अगर आप ये देखो कोई बच्चा 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहा है और तुम वो हो क्या भैया, मान लो 5-6 घंटे कोचिंग में गए और तुमने आके घर में 2 घंटे सेल्फ स्टडी करी, तो ऑब्वियसली स्कूल जाने वाला बच्चा तुमसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि स्कूल में भी पढ़ रहा है, कोचिंग में भी पढ़ रहा है और सेल्फ स्टडी भी कर रहा है। तो अब स्कूल ना जाना वाला डमी स्कूल वाला बच्चा सुने, तो भाई पहली चीज तो तुम भी सुबह को जल्दी उठो। अब मान लो कि तुम्हारा है ना, डमी स्कूल जाने वाले बच्चे की बात कर रहा हूं, अब मान लो तुम्हारी कोचिंग की टाइमिंग मान लो 10 से लेकर 4 है ना, ये है ना 5-6 घंटे की तुम्हारी कोचिंग है, तो तुम क्यों उठ रहे हो सुबह को 9:30 बजे? अरे तुम स्टिल तुम सुबह को 6 बजे उठो यार। तो अगर तुम सुबह को 6 बजे उठते हो तो 7 से 9 बजे तक अगर तुमने पढ़ाई कर ली, तो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी करने का तुम्हारा स्लॉट यहां से निकल आया। 10 से 4 या 10 से 5 जो भी तुम्हारी कोचिंग है, तो वहां पर गए या ऑनलाइन जहां पर भी तुम पढ़ते हो वो करा। कोचिंग से आने के बाद तुम आराम करो, 1 घंटे का रिलैक्स लो, फिर उसके बाद तुम 5 से 7 का एक अपना स्लॉट बनाओ। समझ रहे हो? तो 2 घंटे तुमने यहां पर पढ़ाई करी, फिर ब्रेक लो या डिनर वगैरह करो, फिर तुम इजिली आराम से 8 से 9 या फिर मतलब 8 से 10 या 11 का तुम स्लॉट निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से तो 11 का निकालना चाहिए, तो 11 का तुमने स्लॉट निकाला, तो 3 घंटे तुमने यहां पर पढ़ाई करी, तो सोचो कितना फायदा हुआ। पहले तो तुम कोचिंग गए, और कोचिंग के अलावा भी तुम्हारे पास टोटल यार 7 घंटे निकल कर आए फॉर द सेल्फ स्टडी। बहुत काम के हैं ये 7 घंटे। समझ रहे हो? तो आप इजिली इसको फॉलो कर सकते हैं, और ये स्लॉट्स निकालो, इसके अंदर पढ़ाई करो। आपको मैं एक बात बता दूं, एक थोड़ा सा बोनस टिप भी दे देता हूं। तो ये तो मैंने टाइम टेबल की बात बता दी, एक बोनस टिप तुम्हारे लिए ये है, बोनस टिप हर एक बच्चे के लिए, अगर वो वाकई में ऑल इंडिया रैंकर बनना चाहता है ना, ये कोई क्लिक बेट नहीं था मैंने जो ऑल इंडिया रैंकर लिखा था, AIR अंडर 100 ही आएगी अगर तुम सिर्फ इतना सा कर लेते हो। एक बात मैं तुमको बताऊं, तुमको मजा आएगा, जरा ध्यान से सुनना। कहा यह जाता है कि भाई टोटल 300 क्वेश्चन करने चाहिए हर एक चैप्टर के। उन 300 क्वेश्चन में 80 क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे बेसिक लेवल के, समझ रहे हो? 120 क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे जेडबलई मेंस लेवल के, और तुम्हारे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होना चाहिए जेडबलई एडवांस लेवल के। ठीक है, जेडबलई एडवांस लेवल के। तो एक चैप्टर के 300 सवाल अगर किसी बच्चे ने कर लिए, तो वो एडवांस तक फोड़ के आएगा, एडवांस के भी वाईक्यूज अगर कर लिए। अब ये 300 सवाल टोटल अगर तुम कंप्लीट सिलेबस भी अगर करते हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 90 चैप्टर्स हैं, तो 90 इंटू 300 क्वेश्चन पता कितने बैठेंगे? ये तुम्हारे बैठेंगे 27,000 क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं ऑन एन एवरेज मान लेता हूं कि भाई 27,000 अगर तुमको क्वेश्चन करने, सोच के देखो 300 सवाल अगर करने तो कितना समय लगेगा, या फिर कितने घंटे तुमको पढ़ना चाहिए। तो अगर मैं मानता हूं कि यार तुम 20 क्वेश्चन भी 1 घंटे में करते हो, तो अगर मैं इसको 20 से भी डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो 20 से भी अगर मैंने डिवाइड करा, तो 2 1 जा 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, 135 और 0, तो 1350 आर निकल कर आता है। और 1350 आ रहा है, तो अभी भी तुम्हारे पास यार 7 महीने, 7 महीने का मतलब लगभग 200 दिन। तो अगर मैं इसको 200 दिन से भी डिवाइड कर दूं ना, तो 1 घंटे का मतलब 1 दिन के अंदर तुमको कितना घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? आप यहां से अगर देखोगे तो ये कितना बैठेगा भाई, 2 6 जा 12 एंड 2 7 जा 14 एंड ये 5, लगभग कितना निकल कर आ रहा है? ये कुछ गड़बड़ नहीं कर दिया मैंने? 200 दिन है ना, तो 200 दिन का मतलब ये हो गया, 0 से 0 गया, 6.75 आ रहा, सॉरी 6.75, 6.75। तो आपको 6.75 आर जो है वो करना पड़ेगा, और ये वो मैं बता रहा हूं कि AIR 1 आ जाएगी तुम्हारी इतना करके। तो
तो आप ये देखिए, चाहे स्कूल गोइंग वाला बच्चा हो या कोचिंग जाने वाला बच्चा हो, आप दोनों लगभग 5 से 6 घंटे निकाल पा रहे हैं। और मैं तो ये बहुत मोटा मोटा मान रहा हूं, इतना नहीं करना। अगर तुमने 27,000 क्वेश्चन भी नहीं, मैं कह रहा हूं अगर किसी बच्चे ने 15 से 20,000 भी क्वेश्चन कर दिए ना पूरे साल में, इस बचे हुए समय में, तो भी मैं बता रहा हूँ AIR अंडर 100 तुम्हारी आएगी। तो ये वो चीज मैंने तुमको बताई जो यूट्यूब पर कोई नहीं बताता। मुझे मालूम है तुम में से बहुत ही लिमिटेड बच्चे ऐसे होंगे जिसने यहाँ तक पहुंचा होगा और इस बात को जरा ध्यान से सुना होगा। लेकिन अगर तुम में से एक भी बच्चे ने ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो के ऊपर तुम कमेंट करके जाओगे, सर आपकी ये वीडियो देखी थी और फॉलो किया था और देख लो मैं ऑल इंडिया रैंकर बन गया। ठीक है, ये फुल प्रूफ मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ, बस इतना कर लो। क्या पढ़ना है, क्या मटेरियल यूज करना, ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर एक सेशन लिया था मैंने, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि भैया वो सेशन तुम्हारे मिस ना हो जो भी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो कौन सी बुक बेस्ट रहेगी मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सब रिसोर्सेज वगैरह भी मैंने बता दिए। तो आई होप ये तुम्हारे सेशन काम का लगा होगा, टाइम टेबल वाली दिक्कत तुम्हारी हल हो चुकी होगी। ऐसी और किसी भी रिलेटेड वीडियो के ऊपर अगर तुमको सेशन चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मिलता है अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद।